सारे के सारे साथियों को नमस्कार। फिर से स्वागत आप सभी का गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको डिसऑर्डर ऑफ स्टोमक एंड ईसोफेगस पढ़ा चुका हूं। अब एक नए पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं अपन, जिसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की कौन कौन सी बीमारी होती है? नंबर 1 पेनक्रिएटाइटिस होता है। नंबर 2 पेनक्रियाज का कैंसर होता है। पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में यदि मैं आपको बताऊं तो 3 बेहद गंभीर डिसऑर्डर हैं जो इंसान के लिए जानलेवा तक हो सकते हैं। देखो, कैंसर तो किसी भी ऑर्गन का हो वो जानलेवा होगा ही होगा, चाहे वो ईसोफेगस का हो, स्टोमक का हो, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का हो, पेनक्रियाज का हो, लीवर का हो, गॉल ब्लैडर का हो। बट उसके अलावा कुछ जानलेवा बीमारी हैं जिनसे इंसान की डेथ भी हो सकती है, जिसमें नंबर 1 है पेनक्रिएटाइटिस। इसके अलावा है लीवर सिरोसिस। इसके अलावा है अल्सरेटिव कोलाइटिस दैट आर इंक्लूडेड अंडर इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ बाउल। बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी है। तो पेनक्रियाज में जो मेन बीमारी अपन को पढ़नी है उसका नाम होगा पेनक्रिएटाइटिस। पेनक्रिएटिक कैंसर वाला पार्ट ऑन्कोलॉजी का टॉपिक है, तो अपन केवल यहां पर पेनक्रिएटाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें अपन डिसऑर्डर पेनक्रिएटाइटिस। सबसे पहले कि यह इतनी जानलेवा बीमारी क्यों है, पेनक्रिएटाइटिस इतनी जानलेवा बीमारी क्यों है, तो उसका कारण दिया जाता है कि इस बीमारी के अंदर पेनक्रियाज का ऑटो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, पेनक्रियाज का ऑटो डाइजेशन का मतलब है डेस्ट्रॉय होना, बोले तो नेक्रोसिस होना। और पेनक्रियाज डेस्ट्रॉय हो गया तो ग्लूकोज को कंट्रोल कौन करेगा? पेनक्रियाज डेस्ट्रॉय हो गया तो फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का डाइजेशन इंपेयर्ड हो जाएगा। पेनक्रियाज डिस्ट्रॉय हो गया तो एसिडिक काइम का न्यूट्रलाइजेशन किसके द्वारा होगा? पेनक्रियाज बॉडी में सिंगल होता है तो इसके बिना सरवाइव करना असंभव सी बात हो जाएगी, और इस पर्टिकुलर बीमारी में पेनक्रियाज का ऑटो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपन इस बीमारी का बेसिस पढ़ें, उसके बाद अपन एक एक पॉइंट को डील करेंगे। तो बेसिस में सबसे पहले अपन बात करें स्ट्रक्चर जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ईसोफेगस, स्टोमक और ड्यूडिनम। ईसोफेगस, स्टोमक और ड्यूडिनम। और यहां पर जो पर्टिकुलर ऑर्गन है स्टोमक के जस्ट पीछे, उसका नाम होता है पेनक्रियाज। अच्छा, पेनक्रियाज से निकलता है पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रियाज से निकलता है पेनक्रिएटिक जूस, जिसको लेकर जाती है पेनक्रिएटिक डक्ट, और यह पेनक्रिएटिक डक्ट ज्वाइन करती है कॉमन बाइल डक्ट को और ओपन हो जाती है ड्यूडिनम के अंदर। ये नॉर्मल सी स्ट्रक्चर है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। भली भांति इसका मीनिंग आप जानते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है पेनक्रिएटिक जूस, और पेनक्रिएटिक जूस कहां पर पुट डाउन होता है? आंसर है ड्यूडिनम में पुट डाउन होता है। अच्छा, पेनक्रिएटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। पेनक्रिएटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं: एमाइलोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलाइटिक एंजाइम, और साथ में होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। एमाइलोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलाइटिक एंजाइम, और साथ में होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। चूंकि यह जो ट्रिप्सिन होता है यह पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है ट्रिप्सिनोजन फॉर्म में। पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है ट्रिप्सिनोजन फॉर्म में। यह ट्रिप्सिनोजन यहां से सीक्रेट होकर ड्यूडिनम में आता है, वहां पर इसको पर्टिकुलर एंजाइम मिलता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। यह ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में एक्टिवेट होता है
उसके बाद बाकी के जितने भी एंजाइम होते हैं उन सभी को एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी इसी एंजाइम की होती है। अब पेनक्रिएटाइटिस क्यों हो जाता है उसका कारण समझे तो उसका बेसिक सा कंसेप्ट बताया जाता है। कोई भी वो कारण जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर पेनक्रिएटिक डक्ट में किसी न किसी तरह की रुकावट आ जाए, इस पर्टिकुलर पेनक्रिएटिक डक्ट में किसी न किसी तरह की रुकावट आ जाए। देखिए, रुकावट आने का परिणाम यह होगा कि यहां से जब पेनक्रिएटिक जूस से सीक्रेटेड एंजाइम जाने लगेंगे तो पूरे नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे तो वापसी में धक्का लगेगा जो पेनक्रियाज में ही आ जाएंगे। यहां पर जो ट्रिप्सिनोजन है, चूंकि इस पर्टिकुलर डक्टल सिस्टम का प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ने की वजह से ऐसा हो सकता है कि यहां जो एम्पुला वेटर है उसके ऊपर जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है वो रिलैक्स हो जाए और किसी भी तरीके से एक आध एंटेरोकाइनेज यहां पर आ जाए, किसी भी तरीके से रिफ्लेक्स होकर एक आध एंटेरोकाइनेज यहां पर आ जाए। अच्छा, एंटेरोकाइनेज यहां पर आ जाएगा और रिफ्लेक्स होकर यदि गलती से पेनक्रियाज में पहुंच गया, बैक साइड में रिफ्लेक्स होकर यदि गलती से पेनक्रियाज में पहुंच गया तो यह एंटेरोकाइनेज पेनक्रियाज में पहुंचकर ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट कर देगा। यह ट्रिप्सिनोजन को किस में एक्टिवेट कर देगा? आंसर है ट्रिप्सिन में एक्टिवेट कर देगा। और यदि ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बन गया तो जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे स्वतः ही एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको पढ़ा चुका हूं मैं, पेनक्रिएटिक जूस में पाए जाने वाले सारे के सारे एंजाइमों को ये एक्टिवेट करता है। और तो और इसकी खासियत यह है कि यह अपने आप को भी एक्टिवेट करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब यह है किसी भी कारण से यदि पेनक्रिएटिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है तो पेनक्रियाज से निकलने वाला जूस आगे तक नहीं पहुंच पाएगा और किसी कारणवश एक एंटेरोकाइनेज कैसे भी करके यहां पहुंच गया तो यह ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कहां कन्वर्ट होता है? ड्यूडिनम में। और ड्यूडिनम में इसको प्रोटीन मिलता है, यह प्रोटीन को खाता है। अब सोचो गड़बड़ क्या हो गई कि यह ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब है कि अब यह एक्टिवेटेड फॉर्म हो गई। और इस पर्टिकुलर एंजाइम की विशेषता है कि यह पर्टिकुलर एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। इसने काइमोट्रिप्सिन बना दिया, इलास्टेज बना दिया, न्यूक्लिएजेज बना दिया, कोलेजनेज बना दिया। सारे एंजाइमों का नाम सुना हुआ लग रहा है। ये एक्टिवेट हो गया पेनक्रियाज के अंदर ही और इसने पेनक्रियाज में पाए जाने वाले सारे के सारे एंजाइमों को एक्टिवेट कर दिया। बताओ, सारे के सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, सारे के सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो अपन यो बात कर सकते हैं ये सारे एंजाइम तो अंधे हैं, ब्लाइंड हैं, इनको तो बस प्रोटीन दिखना चाहिए, खाने लग जाएंगे। तो देखो, इसमें जितनी भी एसिनार सेल हैं, इसमें जितनी भी लैंगरहैंस सेल हैं, बताओ सारी की सारी सेल किससे मिलकर बनी होती हैं? आंसर है प्रोटीन से। सेल की सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? प्रोटीन। सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से। इसका मतलब है ये जितने भी एंजाइम एक्टिवेट हुए हैं, कौन कौन से एंजाइम एक्टिवेट हो गए? ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया, काइमोट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया, इलास्टेज एक्टिवेट हो गया, कोलेजनेज एक्टिवेट हो गया। ये जितने भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेट हुए हैं यह पेनक्रियाज को खाने लग जाएंगे, पेनक्रियाज को खाने लग जाएंगे। पेनक्रियाज को खाने का मतलब है पेनक्रियाज का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। और ये जो डाइजेशन स्टार्ट हुआ है इसको डाइजेशन ना बोलकर ज्यादा बेहतर तरीके से अपन नाम दे दें ऑटो डाइजेशन। देखो, ऑटो डाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं अपन क्योंकि खुद पेनक्रियाज के एंजाइम पेनक्रियाज का डाइजेशन कर रहे हैं। खुद पेनक्रियाज के एंजाइम पेनक्रियाज का डाइजेशन कर रहे हैं तो ऑटो डाइजेशन स्टार्ट हो गया। और ऑटो डाइजेशन के स्टार्ट होने की वजह से पेनक्रियाज का टिश्यू डैमेज होने लग जाएगा। जब इसका टिश्यू डैमेज होगा तो एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्ड आएगा और उस पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्ड को बोलते हैं अपन इन्फ्लामेशन।
जब भी किसी ऑर्गन में माइक्रो सर्कुलेशन में इंजरी होती है, जब भी किसी ऑर्गन में माइक्रो सर्कुलेशन में इंजरी होती है, व्हाट इज द माइक्रो सर्कुलेशन? इट इज द एनास्टमोसिस ऑफ आर्टीरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी, इनका एनास्टमोसिस माइक्रो सर्कुलेशन कहलाता है। तो यहां पर जब डैमेज हो रहा है तो माइक्रो सर्कुलेशन में इंजरी होगी, और माइक्रो सर्कुलेशन में इंजरी होगी तो प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्ड आएगा। इस प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्ड को अपन नाम देंगे इन्फ्लामेशन। पेनक्रियाज के ऑटो डाइजेशन की वजह से पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और इसी पर्टिकुलर कंडीशन को नाम देंगे अपन पेनक्रिएटाइटिस। इसी पर्टिकुलर कंडीशन को नाम देंगे अपन पेनक्रिएटाइटिस। तो समझने वाली बात है, क्या यह जानलेवा कंडीशन नहीं है? क्या यह जानलेवा कंडीशन नहीं है? यस, यह जानलेवा कंडीशन है भैया। पेनक्रियाज का ऑटो डाइजेशन हो रहा है, इस तरीके से तो पेनक्रियाज खत्म हो जाएगा, और पेनक्रियाज खत्म हो गया तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो पेनक्रिएटाइटिस इतनी गंभीर बीमारी है जिसके अंतर्गत पेनक्रियाज का ऑटो डाइजेशन होता है। जब अच्छा, इसमें डाइजेशन हो रहा है पेनक्रियाज का, ऑटो डाइजेशन क्यों बोल रहे हैं? खुद के एंजाइम ही कर रहे हैं। पेनक्रियाज के खुद के एंजाइम खुद अपने पेनक्रियाज का डाइजेशन कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज ए ऑटो डाइजेशन। ऑटो डाइजेशन जब पेनक्रियाज का होगा तो पेनक्रियाज में जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो इंजर्ड होगा, और माइक्रो सर्कुलेशन इंजर्ड होने की वजह से इन्फ्लामेशन होगा, और इस पेनक्रियाज के इन्फ्लामेशन को नाम देंगे अपन पेनक्रिएटाइटिस। कौन कर रहा है इसका ऑटो डाइजेशन? आंसर है ट्रिप्सिन कर रहा है मेनली तो, और काइमोट्रिप्सिन कर रहा है, और इलास्टेज कर रहा है, और कोलेजनेज कर रहा है। क्यों कर रहे हैं इसका ऑटो डाइजेशन? बिकॉज दे आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, दे आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, और पूरा का पूरा पेनक्रियाज प्रोटीन से मिलकर बना है। बोले तो जो एसिनार सेल हैं, लैंगरहैंस सेल हैं, किससे मिलकर बनी है? वो प्रोटीन से। तो नॉर्मली क्यों नहीं होता इसका ऑटो डाइजेशन? क्योंकि ये एंजाइम तो इसमें होते हैं, बिल्कुल होते हैं, परंतु इनएक्टिव अवस्था में होते हैं। इनका एक्टिवेशन ड्यूडिनम में होता है। तो अब क्यों हो गया इनका एक्टिवेशन? इस वजह से हो गया कि शायद इस पेनक्रिएटिक डक्टल सिस्टम में कोई रुकावट है, और उस रुकावट की वजह से ड्यूडिनम से रिफ्लेक्स हो गया कौन से एंजाइम का? एंटेरोकाइनेज का, और एंटेरोकाइनेज ने ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन बना दिया, और ट्रिप्सिन से सारे के सारे एंजाइम एक्टिवेट हो गए। देखो, इलास्टेज एक्टिवेट हुआ तो पेनक्रियाज में जहां भी इलास्टिक टिश्यू होगा डाइजेस्ट होने लग जाएगा। कोलेजनेज एक्टिवेट हुआ, जहां भी कोलेजन टिश्यू होगा डाइजेस्ट होने लग जाएगा। इसका मतलब पेनक्रियाज डैमेज होने लग गया। तो पेनक्रियाज को डैमेज करने के लिए कौन से एंजाइम रेस्पॉन्सिबल हुए? एमाइलोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलाइटिक एंजाइम, या ऑल ऑफ देम? आंसर है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑल। यानी पूरा पेनक्रियाज प्रोटीन से मिलकर बना है, तो केवल और केवल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से डाइजेशन होगा। इज दैट क्लियर? तो ये इसका बेसिक हो गया। ये समझाने वाली बात ये हो गई, क्या पेनक्रिएटाइटिस जानलेवा है? तो आंसर है यस। क्यों जानलेवा है इसका कारण आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ें अपन, इसी तरीके से आगे बढ़ें अपन। पेनक्रिएटाइटिस किसी इंसान को हो गया। पेनक्रिएटाइटिस दो तरीके से होता है। पेनक्रिएटाइटिस दो तरीके से होता है। एक है एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, इसका मतलब है अचानक से हुआ और 1 वीक या 2 वीक तक चला और अपने आप सबसाइड हो गया। 1 वीक 2 वीक तक चला और अपने आप सबसाइड हो गया। एक ऐसा है जो लंबे समय तक चला, या हर महीने 2 महीने में पेनक्रिएटाइटिस के एपिसोड आ रहे हैं। हर महीने 2 महीने में पेनक्रिएटाइटिस के एपिसोड आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो यहां अपन चर्चा कर सकते हैं कि पेनक्रिएटाइटिस की 2 फॉर्म होती हैं, एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस और क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस। दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखें, पेनक्रिएटाइटिस होने के कुछ कॉमन कारण माने जाते हैं। पेनक्रिएटाइटिस होने के कुछ कॉमन कारण माने जाते हैं, जिसमें पहला कारण माना जाता है अल्कोहलिज्म।
पहला कारण माना जाता है एल्कोहोलिज्म, अभी अपन इनको एक्सप्लेन करेंगे। अगला कारण माना जाता है कोलीलिथिएसिस, अगला कारण माना जाता है कोलीलिथिएसिस। इसके अलावा कारण माना जाता है कोलिडोकोलीलिथिएसिस, कोलिडोकोलीलिथिएसिस। इसका मतलब होता है स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन होना। इसके अलावा किसी भी तरह का पेनक्रिएटिक ट्रॉमा, इसके अलावा किसी भी तरह का पेनक्रिएटिक ट्रॉमा या पेनक्रिएटिक इंजरी। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी इंसान का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो भी ये हो सकता है, या अपन एक प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कॉल एंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, तो भी ये हो सकता है। इसके अलावा रिस्क फैक्टर में माना जाता है हाइपरकैल्सीमिया, रिस्क फैक्टर में माना जाता है हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरलिपिडीमिया। ये कुछ एक इसके कॉमन कॉज दिए जाते हैं। अभी जस्ट पहले जो मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझाया उसमें ग्रीन कलर से बने हुए जो डॉट हैं, इनका मतलब क्या था? इनका मतलब था पेनक्रिएटिक डक्ट पर दबाव बढ़ना किसी भी तरीके से। यहां कारण में सबसे पहला कारण दे रहे हैं अपन एल्कोहोलिज्म, सबसे पहला कारण दे रहे हैं अपन एल्कोहोलिज्म। समझने की आवश्यकता है कि एल्कोहोलिज्म की वजह से पेनक्रिएटाइटिस का एपिसोड क्यों आ जाता है। देखें, वह इंसान जो लंबे समय तक अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है लीवर से, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है लीवर से। ये डक्टल सिस्टम आपको समझ में आ रहा है। लीवर डेली अपने डाइजेशन के लिए सीक्रेट करता है फैट के डाइजेशन के लिए बाइल, बाइल यहां पर जाता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। फिर ये पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से आता है पेनक्रिएटिक जूस जो इमल्सिफाइड फैट को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है। तो पेनक्रियाज और लीवर की वजह से बाइल का वो जो फैट है उसका डाइजेशन होता है। 10 सालों से इंसान अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है। इसका कॉमन सा रीजन अपन माने कि लीवर तो कुछ हद तक डैमेज हो गया होगा। लीवर को डैमेज करने वाले पहले सब्सटेंस का क्या नाम है? अल्कोहल। तो लीवर में डैमेज स्टार्ट हो गया। क्या लीवर में डैमेज स्टार्ट होने के बाद लीवर अपना काम बेहतर तरीके से कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। लीवर अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहा। इसका मतलब जितनी मात्रा में बाइल साल्ट जाने चाहिए जो फैट का इमल्सिफिकेशन कराएं, क्या वो पहुंच पा रहे होंगे? नहीं। इसका मतलब है लीवर, जो इंसान अल्कोहल लेते हैं उनमें लीवर बेहतर तरीके से काम नहीं करता, तो फैट का डाइजेशन कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। अब चूंकि लीवर काम नहीं कर रहा, इसकी वजह से पेनक्रियाज को ज्यादा मात्रा में विस्कस पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करना पड़ता है, गाढ़ा। ये इससे तो फैट का डाइजेशन जो होना चाहिए इतना बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा क्योंकि अल्कोहल की वजह से डैमेज है। तो इसके अंतर्गत यहां जो अब इंसानों में 10 साल बाद इंसानों में पेनक्रियाज से विस्कस पेनक्रिएटिक जूस निकलने लग जाता है। विस्कस का मतलब है गाढ़ा, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम की मात्रा ज्यादा होती। अब चूंकि ये विस्कस निकल रहा है, गाढ़ा जूस यहां से निकल रहा है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि ये जो पेनक्रिएटिक डक्ट है वहां पर इसके कुछ कंपोनेंट प्रेसिपिटेट हो जाए, वहां पर इसके कुछ कंपोनेंट प्रेसिपिटेट हो जाए। देखो, प्रेसिपिटेट होने का मतलब है रुकावट।
गाढ़ा जूस जब यहां पर जाएगा तो रुकावट आने की पूरी संभावना है, और जैसे ही रुकावट आएगी वही वाली गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी। एक एंजाइम उधर से इधर आया, रिफ्लेक्स होगा, यहां पर रिफ्लेक्स होने के बाद पेनक्रियाज में पहुंचेगा और पेनक्रियाज का ऑटो वहां पर ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देगा, और एक बार एक्टिवेशन हो गया तो ऑटोडाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक कारण और दिया जाता है कि जो इंसान अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उन पर्टिकुलर इंसानों में ये जो बिलियरी सिस्टम होता है इस पर दबाव ज्यादा होता है। वह इंसान जो अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चूंकि लीवर डैमेज होता है तो लीवर के डैमेज होने की वजह से ऐसे इंसानों में बिलियरी सिस्टम पर दबाव ज्यादा होता है। अच्छा, बिलियरी सिस्टम पर दबाव ज्यादा है, सोचो बिलियरी सिस्टम पर दबाव बढ़ा हुआ है, दबाव बढ़ा हुआ होने की वजह से यहां जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है जिसको हमेशा बंद रहना चाहिए वो बंद नहीं रह पाती होगी। बंद नहीं रह पाती है तो क्या होता है, यहां से कुछ ड्यूडीनम के जूस का रिफ्लेक्स होता होगा उल्टा। अच्छा, ड्यूडीनम के जूस का रिफ्लेक्स यहां तक होता होगा, अगर ये लीवर में भी चला जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़े क्योंकि लीवर तो बाइल साल्ट का सीक्रेशन कर रहा है। परंतु यदि ये ड्यूडीनम से आने वाला जूस रिफ्लेक्स होकर पेनक्रियाज में पहुंच गया तो फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट हो जाएगा, और ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट हो जाएगा तो ही सारी गड़बड़ होने वाली है। तो इसलिए वह इंसान जो लंबे समय तक अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, वह इंसान जो लंबे समय तक अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर पेनक्रिएटाइटिस होने की संभावना ज्यादा होती है। और इनमें जो पेनक्रिएटाइटिस होता है उस पेनक्रिएटाइटिस का नाम है क्रॉनिक पेनक्रिएटाइटिस। इनमें जो पेनक्रिएटाइटिस होता है उस पेनक्रिएटाइटिस का नाम है क्रॉनिक पेनक्रिएटाइटिस। इज दैट क्लियर? अल्कोहल की वजह से पेनक्रिएटाइटिस क्यों हो जाता है यह मैकेनिज्म मैं आपको समझा रहा हूं। वह इंसान जो लंबे समय तक अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनके बिलियरी सिस्टम पर दबाव ज्यादा होता है क्योंकि उनका लीवर डैमेज हो चुका होता है, उनमें स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बेहतर तरीके से काम नहीं करती है, तो ड्यूडीनम से कुछ जूस या अपन मेनली बोले एंटेरोकाइनेज रिफ्लेक्स होकर वापसी में यहां तक पहुंच जाता है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करा देगा, सारी गड़बड़ हो जाएगी। पहला कारण। कारण नंबर 2, जब लीवर डैमेज हो चुका है तो फैट के पाचन में किसी तरह का डिस्टरबेंस आ रहा होगा। अब चूंकि फैट का पाचन लीवर से बेहतर नहीं हो रहा, इसको कंपनसेट करने के लिए पेनक्रियाज से ज्यादा विस्कस या गाढ़ा पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन हो रहा है, और पेनक्रिएटिक जूस में पाए जाने वाले कुछ कंपोनेंट यहां प्रेसिपिटेट होकर रुकावट पैदा कर देंगे, और रुकावट पैदा करने का मतलब वही है जूस यहां जा नहीं पाएगा, दबाव बढ़ेगा और यहां से कोई एंजाइम रिफ्लेक्स होकर वापस आ सकता है और पेनक्रिएटाइटिस कॉज कर सकता है। तो यहां पर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रिएटाइटिस, आंसर आपको देना है अल्कोहलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रिएटाइटिस, आंसर है अल्कोहलिज्म। अगर क्वेश्चन ये भी आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक पेनक्रिएटाइटिस, तो भी आपको आंसर देना है अल्कोहलिज्म। क्रॉनिक पेनक्रिएटाइटिस या पेनक्रिएटाइटिस का कॉज क्या होगा, आंसर आपको देना है अल्कोहलिज्म। पहला कारण शायद आपको समझ में आ गया। क्या क्या कारण की बात कर रहे हैं अपन, अल्कोहलिज्म की वजह से पेनक्रिएटाइटिस कैसे होता है। दूसरा कारण कोलीलिथियसिस, शायद ये टोटली समझ में आ रहा होगा। कोलीलिथियसिस का मतलब है स्टोन है गॉल ब्लैडर में, ये गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है यह कहीं ना कहीं माइग्रेट होकर आगे बढ़ेगा, बाइल डक्ट में आएगा। अच्छा, बाइल डक्ट में आने के बाद ये स्टोन का कुछ हिस्सा हो सकता है पेनक्रिएटिक डक्ट में भी चला जाए, और यहां जाने का मतलब होगा रुकावट, रुकावट का मतलब है दबाव बढ़ेगा, दबाव का मतलब ड्यूडीनम से रिफ्लेक्स होगा, और रिफ्लेक्स होने के बाद अपन बात कर सकते हैं ट्रिप्सिनोजन का एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगला जो मेन कारण दिया जाता है, उसका नाम है कोलीलिथियसिस। उसका नाम है कोलीलिथियसिस, या तो कोलीलिथियसिस इसका मतलब है स्टोन इन गॉल ब्लैडर,
स्टोन इन गॉल ब्लैडर और स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट, इसको नाम देते हैं कोलिडोकोलीलिथिएसिस। इसका नाम है कोलिडोकोलीलिथिएसिस। ये दोनों ही कंडीशन रुकावट पैदा करेंगे पेनक्रिएटिक डक्ट में, और वहां रुकावट होगी तो देखो पहले पेज में ही समझा दिया है मैंने आपको, सारी गड़बड़ी होने का कारण यही है। ये जो ग्रीन कलर का मतलब है किसी भी तरह की रुकावट आना, इसकी वजह से ही पेनक्रिएटाइटिस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां अपन बात कर रहे हैं कोलीलिथिएसिस होगा तो जो स्टोन है माइग्रेट करके आगे बढ़ेगा, बिलियरी सिस्टम में जाएगा। बिलियरी सिस्टम से हो सकता है थोड़ा बहुत पेनक्रिएटिक डक्ट में भी चला जाए, रुकावट आई, पेनक्रिएटाइटिस हुआ। तो यहां पर कोलीलिथिएसिस, कोलिडोकोलीलिथिएसिस हो सकते हैं। ये जो मेन कारण दिया जाता है वो कारण माना जाता है एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस का। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको आंसर देना है कोलीलिथिएसिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस क्वेश्चन आए तो आपको आंसर देना है कोलीलिथिएसिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस आए तो आपको आंसर देना है एल्कोहोलिज्म। आपको आंसर देना है एल्कोहोलिज्म। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रिएटाइटिस इन मेल, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रिएटाइटिस, क्वेश्चन मॉडिफाई करके इस तरीके से आ जाए, केवल पेनक्रिएटाइटिस पूछे, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रिएटाइटिस इन मेल और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रिएटाइटिस इन फीमेल। देखो फिर से सुनो, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रिएटाइटिस आंसर इज एल्कोहल। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस आंसर इज कोलीलिथिएसिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस आंसर इज एल्कोहोलिज्म। केवल पेनक्रिएटाइटिस आए, केवल पेनक्रिएटाइटिस आए, मेल फीमेल नहीं पूछे तो आंसर है एल्कोहल, परंतु मेल फीमेल अलग अलग कर दे तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रिएटाइटिस इन मेल द आंसर इज एल्कोहल, क्योंकि मेल के द्वारा एल्कोहल का इस्तेमाल ज्यादा होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की संभावना दुगनी होती है फीमेल में। फीमेल के गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की संभावना जस्ट डबल होती है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रिएटाइटिस इन फीमेल आ जाए, इन फीमेल आ जाए तो आंसर आपको देना है कोलीलिथिएसिस। आंसर आपको देना है कोलीलिथिएसिस। इज दैट क्लियर? तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, पांचों को फिर से रिपीट कर रहा हूं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रिएटाइटिस आंसर इज एल्कोहल। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस आंसर इज कोलीलिथिएसिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस आंसर इज एल्कोहल। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रिएटाइटिस इन मेल आंसर इज एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल लेते हैं मेल ज्यादा लेते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रिएटाइटिस इन फीमेल द आंसर इज कोलीलिथिएसिस। एल्कोहल से क्यों हो जाता है पेनक्रिएटाइटिस समझा दिया। कोलीलिथिएसिस और कोलिडोकोलीलिथिएसिस से क्यों हो जाता है समझा दिया। सभी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। इसके अलावा कॉज में और क्या क्या पढ़े हैं अपन, देखो ये एक्सप्लेन हो गया, ये एक्सप्लेन हो गया, कोलिडोकोलीलिथिएसिस हो गया, पेनक्रिएटिक ट्रॉमा। देखो ये कॉमन सी बात है कि पेनक्रिएटाइटिस हो रहा है, अगर एंजाइम का रिफ्लेक्स होगा तो ऑटो डाइजेशन होगा, परंतु जरूरी थोड़ी है होगा ही होगा।
ऑटो डाइजेशन होना जरूरी थोड़ी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक इंसान छत से नीचे गिरा, उसके पेट में चोट पहुंची, और पेट में भी चोट कहां लगी? पेनक्रियाज को। कोई स्टोन या पत्थर है जो उसके ऊपर गिरा और वो पेनक्रियाज में चोट पहुंचा दिया, तो बताओ पेनक्रिएटाइटिस हो जाएगा? पेनक्रिएटाइटिस हो जाएगा। इसके अलावा किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और वहां पर उसके पेनक्रियाज में चोट लगी, पेनक्रिएटाइटिस हो जाएगा। उसके अलावा किसी इंसान को लंबे समय से पी लिया है, लंबे समय से पी लिया है, अपन उसमें ईआरसीपी कर रहे हैं। देखो ईआरसीपी में एंडोस्कोप यहां से डालोगे, फिर यहां पर जाओगे, फिर पेनक्रियाज को देख रहे हो, यहां तक गए और इससे पेनक्रियाज का ट्रॉमा हो गया। आपने एंडोस्कोप को पेनक्रियाज तक अंदर भेज दिया, जिससे पेनक्रियाज का ट्रॉमा हो गया, तो भी इंजरी हो गई, तो भी पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है। अब यह जरूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर केस में ऑटो डाइजेशन होगा ही होगा, नहीं भी हो सकता, बट पेनक्रिएटाइटिस तो हो सकता है। तो पेनक्रिएटाइटिस का अगला कारण है पेनक्रिएटिक इंजरी। अगला कारण है पेनक्रिएटिक इंजरी, चाहे वो छत से गिरने से हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हो, ईआरसीपी एक प्रोसीजर जो अपन बढ़ चुके हैं, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी के बाद इंजरी हो जाए, इन सारी कंडीशन में भी पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है। अगला कारण दिया हुआ है हाइपरकैल्सीमिया। देखो विशेष तौर से याद रखना है ये हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरकैल्सीमिया की बात करें अपन पहले, हाइपरकैल्सीमिया की बात करें अपन। देखिए ऐसा माना जाता है कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा होने की वजह से कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा होने की वजह से कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है इस पेनक्रिएटिक डक्ट में, और ये कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया तो बताओ दबाव बढ़ा, पेनक्रिएटिक जूस का आगे जाना बंद हुआ या कम हुआ, बैक से रिफ्लेक्स हुआ और यहां एंटेरोकाइनेज आया और पेनक्रिएटाइटिस हुआ। तो बहुत सारे मरीज जो अस्पताल में पेनक्रिएटाइटिस की कंप्लेंट लेकर भर्ती हुए, उनमें जब सीरम कैल्शियम का लेवल चेक कराया तो उनके अंदर 10 से 12% मरीजों में कैल्शियम का लेवल ज्यादा मिला। जिनके गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन नहीं था, जो इंसान अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद भी उनमें पेनक्रिएटाइटिस हुआ, तो उसका कारण दिया गया 10 से 12% जो मरीज मिले कि कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया है पेनक्रिएटिक डक्ट में, जिसकी वजह से पर्सन में पेनक्रिएटाइटिस हो गया। तो पेनक्रिएटाइटिस होने का कारण है हाइपरकैल्सीमिया, पेनक्रिएटाइटिस होने का कारण है हाइपरकैल्सीमिया। यहीं पर एक बेहद महत्वपूर्ण बात आपको समझा रहा हूं, पेनक्रिएटाइटिस हो गया, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से हुआ है। अल्टीमेटली अब होगा क्या, पेनक्रिया डैमेज होना स्टार्ट हो गया और लैंगरहैंस सेल भी डैमेज हो गई। लैंगरहैंस सेल डैमेज होने का मतलब है इंसुलिन और ग्लूकागोन का सीक्रेशन इंपेयर्ड होगा। इंसुलिन और ग्लूकागोन का सीक्रेशन इंपेयर्ड होगा। इसके सीक्रेशन के इंपेयर्ड होने की वजह से पैराथायरॉयड ग्लैंड अफेक्ट होती है। इसके सीक्रेशन के इंपेयर्ड होने की वजह से पैराथायरॉयड ग्लैंड अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर पाया जाने वाला कैल्शियम सेल में एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। गौर करो, ब्लड वेसल में पाया जाने वाला कैल्शियम सेल के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ब्लड में जो कैल्शियम है उसकी मात्रा कम होने लग जाएगी। और इसकी मात्रा कम होना, ब्लड में कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है? आंसर है हाइपोकैल्सीमिया। आंसर है हाइपोकैल्सीमिया। देखो दो अलग अलग चीजें हो गई। 1 जनवरी को मरीज भर्ती हुआ पेनक्रिएटाइटिस की कंप्लेंट को लेकर, 1 जनवरी को भर्ती हुआ, मान लो 1 जनवरी को उसका कैल्शियम लेवल चेक कराया जो नॉर्मल से ज्यादा मिला। उसी मरीज में 3 दिन तक पेनक्रिएटाइटिस का एपिसोड सीवियर रहा और 4 जनवरी को
फिर से कैल्शियम का लेवल चेक कराया जो कम मिला, इसका मतलब है हाइपोकैल्सीमिया हो गया। अब इस 4 जनवरी को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि इसको कैल्शियम ग्लूकोनेट लगा दो। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि इसको कैल्शियम ग्लूकोनेट लगा दो, तो देखो 2 अलग अलग बातें हो गई। हाइपरकैल्सीमिया इज द रिस्क फैक्टर फॉर पेनक्रिएटाइटिस। हाइपरकैल्सीमिया इज द रिस्क फैक्टर ऑफ पेनक्रिएटाइटिस। द पेनक्रिएटाइटिस कॉज हाइपोकैल्सीमिया इन बॉडी, यानी पेनक्रिएटाइटिस हो जाएगा यदि कौन सी कंडीशन है, हाइपरकैल्सीमिया। और पेनक्रिएटाइटिस होने के बाद हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। इसलिए पेनक्रिएटाइटिस होने के बाद किसी किसी मरीज के अंदर अपन कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन भी लगाते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, शायद कारण आपको समझ में आ रहा है। क्या हुआ है कि नॉर्मली कैल्शियम ज्यादा है तो पेनक्रिएटाइटिस हो गया। क्यों हो गया, रुकावट आ गई, कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया पेनक्रिएटिक डक्ट में, इस वजह से पेनक्रिएटाइटिस हो गया। उसके अलावा जब पेनक्रिएटाइटिस हो गया तो लैंगरहैंस सेल डैमेज हुई, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर हार्मोन के सीक्रेशन पर फर्क पड़ा। ग्लूकागोन का सीक्रेशन इंपेयर्ड हुआ तो इफेक्ट हुई पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के अफेक्ट होने से हार्मोनल इंबैलेंस हुआ, जिसकी वजह से ब्लड में पाया जाने वाला कैल्शियम सेल में एंटर होने लगा। और सेल में एंटर होगा तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा, और ब्लड में कैल्शियम का कम होना क्या कॉज करेगा, हाइपोकैल्सीमिया। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, जब मैं मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पर कैल्शियम ग्लूकोनेट लिखाऊंगा। मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा तो कैल्शियम ग्लूकोनेट लिखाऊंगा। भले से ये हाइपरकैल्सीमिया से होता है, परंतु एक बार हो जाए तो यह बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया कॉज कर सकता है। कैसे कर सकता है, पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो रही है। इज दैट क्लियर। अगले कॉज के बारे में अपन बात करें, लिपिड का लेवल बढ़ना। और लिपिड का लेवल बढ़ना बोले तो हाइपर लिपिडीमिया। अब यहां भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि सर हाइपर लिपिडीमिया से पेनक्रिएटाइटिस क्यों हो जाएगा। देखें, इसके 2 कारण हैं। आपके ब्लड में ये जो केस अपन को अस्पताल में मिले वो इस तरीके से मिले। 100 मरीज भर्ती हुए, 100 में से 28 मरीज तो ऐसे थे जो अल्कोहल ले रहे थे 10 सालों से। मोस्ट कॉमन कॉज तो अल्कोहलिज्म बन गया। 22 मरीज ऐसे थे जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन मिला, तो दूसरा कॉज कोलीलिथियासिस हो गया। 10-15 मरीज ऐसे थे जिनका एक्सीडेंट हुआ, पेनक्रियाज में इंजरी हुई, तो उसकी वजह से हो गया। 10-12 मरीज ऐसे मिले जिनमें कोई कारण नहीं, बट कैल्शियम का लेवल ज्यादा मिला, तो हाइपरकैल्सीमिया इसका कारण हो गया। 5-7 मरीज ऐसे भी मिले जिनमें कैल्शियम भी नॉर्मल, ट्रॉमा भी नहीं हुआ, इन्फेक्शन भी नहीं है, अल्कोहल भी नहीं लेते, गॉल ब्लैडर में स्टोन भी नहीं है, फिर भी उनको पेनक्रिएटाइटिस हुआ। तो क्यों हुआ, उसका कारण उनको मालूम देखा, उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा था। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने का मतलब बॉडी में कौन सी कंडीशन है, हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया की वजह से उनको पेनक्रिएटाइटिस हुआ। तो कारण यह दिया गया कि हाइपरलिपिडीमिया बॉडी में डेवलप क्यों हुआ, कि वो फैट ज्यादा खा रहे होंगे। अच्छा, इसका मतलब है इन इंसानों में हाइपरलिपिडीमिया इस वजह से डेवलप हुआ कि कैसी डाइट ले रहे हैं, ये हाई फैट। अच्छा, हाई फैट डाइट ले रहे हैं तो पेनक्रियाज को ज्यादा काम करना पड़ रहा है या कम काम करना पड़ रहा है, बताओ। ज्यादा फैट लेने का मतलब है इनका पेनक्रिएटिक वर्क बढ़ गया, ज्यादा काम करना पड़ रहा है, एक तो इस वजह से होगा। दूसरा, जो लिपिड का लेवल ज्यादा है तो वह पेनक्रिएटिक डक्ट में जम जाएगा। बार बार एक ही चर्चा कर रहे हैं अपन, लिपिड का लेवल ज्यादा है तो वह पेनक्रिएटिक डक्ट में जम जाएगा और इसी से सारी गड़बड़ होगी। लिपिड जो है यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, जैसे कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है तो लिपिड भी तो डिपॉजिट हो सकता है।
तो कैल्शियम के डिपॉजिट होने की वजह से या लिपिड के डिपॉजिट होने की वजह से, और दूसरा ये इंसान 10 सालों से ज्यादा फैट खा रहे हैं तो 10 सालों से पेनक्रियाज से ज्यादा काम करा रहे हैं, इस वजह से भी इनको पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है। बट जरूरी नहीं है कि ये होने वाले सारे के सारे पेनक्रिएटाइटिस ऑटो डाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करें। अगर ऑटो डाइजेशन हो रहा है तो जानलेवा कंडीशन है, हाँ नहीं हो रहा है तो सेल्फ लिमिटिंग भी होता है, 5, 7, 10 दिन में ऑटोमेटिकली क्योर भी हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये सारे के सारे कारण हो गए। उसके अलावा एक कारण और हो सकता है इन्फेक्शन, एक कारण और हो सकता है पेनक्रिएटाइटिस का इन्फेक्शन। जीआईटी के ऑर्गन में इन्फेक्शन है, पेनक्रियाज में भी इन्फेक्शन होगा तो भी पेनक्रिएटाइटिस के एपिसोड आ सकते हैं। आगे बढ़े। जब भी किसी इंसान को पेनक्रिएटाइटिस होगा, जब भी किसी इंसान को पेनक्रिएटाइटिस होगा, अपने पास आएगा, कौन कौन से सिम्टम अपीयर होंगे, उसको कौन कौन से सिम्टम हैं जो अपीयर होंगे। देखें, गौर करें यहां पर, पैथोजेनेसिस को और आगे बढ़ाएं। अपन सिम्टम की बात कर रहे हैं। पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन का कार्डिनल साइन होता है पेन, तो सबसे पहले इंसान को सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। अगर पेनक्रिएटाइटिस के पहले सिम्टम के बारे में अपन बात करें तो वो होगा सीवियर एब्डोमिनल पेन। पहला सिम्टम होगा सीवियर एब्डोमिनल पेन। कहां पर होगा? राइट क्वाड्रेंट में या लेफ्ट क्वाड्रेंट में? आंसर पता है, अपर क्वाड्रेंट में या लोअर क्वाड्रेंट में, यह भी पता है कहां होता है पेनक्रियाज। तो पेन होगा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, स्टोमक के जस्ट पीछे होता है। ये जो पेन होगा ये नाइफ लाइक या स्टैबिंग लाइक पेन होगा। देखें, स्टैब करने का मतलब है किसी छुरे से वार करना, जैसे अंदर नाइफ से कोई काट रहा है, इस तरह का पेन पर्सन को महसूस होगा। स्टैबिंग बोले, हिंदी में बोले तो छुरा, तो नाइफ लाइक या छुरे लाइक पेन होगा, अंदर चुभन वाला पेन होगा इंसान को। कहां पर होगा? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हो। पेन के अलावा और कौन कौन से फीचर डेवलप हो सकते हैं? तो कुछ फीचर तो ऐसे हैं जो हमेशा साथ ही चलेंगे। एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ये इंसान को डेवलप हो जाए। एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग इंसान को डेवलप हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है इन्फेक्टिव हो गया पेनक्रिएटाइटिस तो फीवर भी आ जाएगा। इंसान में टेकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, टेकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, ये भी डेवलप हो जाएगा। क्योंकि यहां पर अपन मान सकते हैं ऑटो डाइजेशन यदि हो रहा है और ऑटो डाइजेशन में टेल वाले हिस्से का ऑटो डाइजेशन हो गया, टेल वाले हिस्से का ऑटो डाइजेशन हो गया तो समझ सकते हो आप लैंगरहैंस सेल डैमेज हो जाएंगी, जिससे ग्लूकोज का लेवल अनियंत्रित हो सकता है। तो ऐसे इंसान में ग्लूकोज का लेवल निश्चित तौर पर अपन चेक कराते हैं, ये पता लगाने के लिए कि पेनक्रियाज वास्तविकता में डैमेज हो रहा है कि नहीं। और पेनक्रियाज डैमेज हो रहा होगा तो बॉडी में कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? आंसर है हाइपरग्लाइसीमिया। फिर पेनक्रियाज बहुत ज्यादा डैमेज हो गया तो पॉसिबिलिटी है ग्लूकागोन के अनकंट्रोल होने की वजह से या डेफिशिएट होने की वजह से पैराथायराइड इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से अभी अभी आपको बताया बॉडी में डेवलप हो जाएगा हाइपोकैल्सीमिया। क्या डेवलप हो जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया। उसके अलावा यूजुअल तौर पर अपन बात करें, इसका कारण है कहीं ना कहीं रुकावट है। गॉल ब्लैडर में स्टोन है, लीवर खराब है, क्योंकि इंसान एल्कोहलिज्म ले रहा है, तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, चाहे स्टोन हो या लीवर खराब हो, ऐसे इंसान में यदि आप लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं, ऐसे इंसान में यदि आप लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं तो आपको बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं तो आपको बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। बोले तो कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है? आंसर है जॉन्डिस। कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है? आंसर है जॉन्डिस। इज दैट क्लियर?
इसके अलावा जब पेनक्रियाज यहां ऑटो डाइजेस्ट हो रहा है और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन इसको खा रहे हैं तो ब्लड वेसल में भी चोट पहुंचेगी, यहां से ब्लीडिंग होगी जो पेरिटोनियम के नीचे कलेक्ट होगा। और रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग जब होती है तो जो अम्बिलिकल एरिया होता है इसके चारों तरफ ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है। अम्बिलिकल एरिया के चारों तरफ ब्लू डिस्कलरेशन हो जाना इस पर्टिकुलर कंडीशन को अपन नाम देते हैं कुलेन साइन। पैरा अम्बिलिकल एरिया, चूंकि यह रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज का साइन होता है तो पैरा अम्बिलिकल एरिया के चारों तरफ रेडिश ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, यह कुलेन साइन कहलाता है। और चूंकि हेमरेज बहुत ज्यादा होगा तो ये जो एरिया है जिसको बोलते हैं अपन फ्लैंक, यहां भी ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है। इस पर्टिकुलर साइन को नाम देते हैं टर्नर साइन। अगर कुलेन साइन और टर्नर साइन आने लग जाएं तो समझ जाना चाहिए कि पेनक्रियाज बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। इसका मतलब है रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज बहुत ज्यादा हो चुका है। तो दीज ऑल आर द क्लिनिकल फीचर प्रेजेंटेड विद द पेशेंट ऑफ पेनक्रिएटाइटिस। इस पर्टिकुलर फीचर में जो सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, यह सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, पेनक्रियाज डैमेज हो रहा है तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है खासकर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट वाला वह लकड़ी की तरह हो जाएगा। तो यहां पर अपन बोलते हैं एब्डोमेन की अपीयरेंस हो जाएगी ए बोर्ड लाइक रिजिड एब्डोमेन। कौन सा क्वाड्रेंट? ए बोर्ड लाइक रिजिड एब्डोमेन हो जाएगा। खासकर कौन सा क्वाड्रेंट? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। ये जो इंसान को पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, अगर इंसान ने इस पेन के साथ डाइट खा ली और उस डाइट में फैटी डाइट है तो यह पेन 3 गुना ज्यादा हो जाता है। तो यहां अपन बात करेंगे पेन इंक्रीज होगा अगर आप कैसी डाइट का इस्तेमाल करते हैं? फैटी डाइट। पेन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कैसी डाइट लेने के बाद? आंसर है फैटी डाइट लेने के बाद पेन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दीज ऑल आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ पेनक्रिएटाइटिस। बोर्ड पर जितने भी शब्द लिखे हुए हैं सभी का भली भांति ज्ञान आपको हो रहा है। सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होगा, विच मे बी नाइफ लाइक और स्टेबिंग पेन, एंड द पेन हैज बीन इंक्रीज आफ्टर टेकिंग द फैटी डाइट। एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन एंड डिस्निया, जॉइंडिस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड ए बोर्ड लाइक रिजिड एब्डोमेन खासकर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट हो जाता है। रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज या ब्लीडिंग की वजह से अम्बिलिकल एरिया के चारों तरफ ब्लू डिस्कलरेशन होना यह कुलेन साइन, और फ्लैंक में ब्लू डिस्कलरेशन होना यह कहलाता है टर्नर साइन। कुलेन साइन आपको ध्यान हो पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। कुलेन साइन रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है, तो वहां भी इसी तरह की ब्लीडिंग होती है बोला जाए। रेट्रोपेरिटोनियल तो वहां भी देखने को मिलता है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, और यह पेनक्रिएटाइटिस में भी अपन को देखने को मिलता है। तो दीज ऑल आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेनक्रिएटाइटिस। इज दैट क्लियर? तो क्या क्या पढ़ा है अभी तक अपन ने? यहां से स्टार्ट किया है डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियाज, बीमारी का नाम है पेनक्रिएटाइटिस। क्या यह जानलेवा हो सकती है? हां। क्यों हो सकती है? क्योंकि इसमें पेनक्रियाज का ऑटोडाइजेशन होता है। कौन करता है ऑटोडाइजेशन? ट्रिप्सिन करता है। क्यों करता है ट्रिप्सिन? क्योंकि यह पेनक्रियाज में ही एक्टिवेट हो जाता है। क्यों एक्टिवेट हो जाता है? क्योंकि इस पर्टिकुलर डक्ट में किसी न किसी तरह की रुकावट आ जाती। अब इसके बाद अपन ने इसके कॉजेज पढ़े, एक एक कॉज का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। एल्कोहलिज्म क्यों कॉज करता है ये क्लियर हो गया। 2 कारण इसके पीछे बताए। कोलीलिथियासिस से क्यों होता है ये क्लियर हो गया। पेनक्रिएटाइटिस का मेन कॉज मेल में अल्कोहल और फीमेल में कोलीलिथियासिस, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरलिपिडीमिया की वजह से भी होता है।
इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और ये सारे के सारे इसके क्लिनिकल फीचर होते हैं। तो यहां पर परिभाषा हो गई, टाइप्स हो गए, इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर हो गए, पैथोफिजियोलॉजी हो गई, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। बचे क्या है? डायग्नोस्टिक मेजर और मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें अपन। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेनक्रिएटाइटिस? इट इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज। इट इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन होना। इट मे बी कैटेगराइज एज एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस और chronic pancreatitis. It may be categorized as acute pancreatitis and chronic pancreatitis. Acute pancreatitis का कॉज यदि आपसे एग्जामिनर पूछे, आंसर आपको देना है इट मे बी कॉज्ड बाई कोलीलिथियसिस। इट मे बी कॉज्ड बाई कोलीलिथियसिस। यदि क्रोनिक का कॉज आपसे पूछे, आंसर आपको देना है एल्कोहोलिज्म। ये जो पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन है, इसको एक और तरीके से कैटेगराइज करते हैं। अगर ऑटो डाइजेशन नहीं हो रहा है तो यह एक नॉर्मल सी बीमारी, कुछ नहीं होना, 2-4 दिन खाना पीना बंद कर दो, सही हो जाएगा इंसान। 2-4 दिन खाना पीना बंद कर दो, सही हो जाएगा इंसान, और फैट तो बिल्कुल मत लो। तो ये बीमारी के 2 क्राइटेरिया हैं। एक तो ये सेल्फ लिमिटिंग या सेल्फ टाइमिंग होती है, 2-4-5 दिन में बीमारी स्वतः ही सही हो जाती है। 2-4-5 दिन में बीमारी स्वतः ही सही हो जाती है। अगर ऑटो डाइजेशन हो रहा है तो यह जानलेवा भी हो सकती है। यह जानलेवा भी हो सकती है, तो यह लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। यानी इसको गंभीरता के आधार पर अपन डिवाइड करें तो यह बीमारी सेल्फ लिमिटिंग या सेल्फ टाइमिंग हो सकती है, 5-7 दिन में चली जाएगी। और यहां अपन बात करें ऑटो डाइजेशन हो रहा है तो यह जानलेवा भी हो सकती है। ये जो एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस होता है, इसकी अवधि होती है लगभग 1 से 2 वीक। 1 से 2 वीक में इंसान रिकवर हो जाता है। 1 से 2 वीक में इंसान रिकवर हो जाता है। और जो क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस है, इसके बार बार एपिसोड इंसान में आते हैं, बोले तो रिकरेंट एपिसोड आते हैं, और इसको रिकवर होने में ज्यादा समय लगता है। तो ये परिभाषा और टाइप हो गया। इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज, acute inflammation of pancreas is considered as pancreatitis, which may be acute or chronic. The most common cause of acute pancreatitis is cholelithiasis. 1 से 2 वीक में सबसाइड हो जाएगा। रिकरेंट या बार बार एपिसोड आना क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस है, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज एल्कोहोलिज्म है। यह बीमारी सिंपल बीमारी भी हो सकती है। यदि ऑटो डाइजेशन नहीं हो रहा है तो पेनक्रियाज स्वतः ही रीजनरेट कर जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। और यह जानलेवा भी हो सकती है, बोले तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। आगे बढ़े आप। व्हाट आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ पेनक्रिएटाइटिस? इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ पेनक्रिएटाइटिस, यहां पर मैं आपके एग्जाम के क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, which of the following is most common cause of pancreatitis? Which of the following is most common cause of pancreatitis? Question number 2, most common cause of pancreatitis in male. Most common cause of pancreatitis in male. Most common cause of pancreatitis in female. Next question,
मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस। इनका आंसर आपको देना है। सभी में ऑप्शन दिया हुआ है आपको, कोलीलिथियासिस भी है और एल्कोहोलिज्म भी है। पहला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रिएटाइटिस, आंसर इज एल्कोहोलिज्म। आंसर इज एल्कोहोलिज्म। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रिएटाइटिस इन मेल, आंसर इज सेम, आंसर इज ऑल्सो अल्कोहल। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रिएटाइटिस इन फीमेल, आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर इज कोलीलिथियासिस, गॉल ब्लैडर में स्टोन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, आंसर इज कोलीलिथियासिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस, आंसर इज एल्कोहोलिज्म, आंसर इज एल्कोहोलिज्म। इज दैट क्लियर? तो ये कॉजेज पर बनने वाले क्वेश्चन है। कौन कौन से रिस्क फैक्टर बोले अपन? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद पेनक्रिएटाइटिस? नंबर 1 अल्कोहल, कोलीलिथियासिस, कोलिडोकोलीलिथियासिस, कोलिडोकोलीलिथियासिस। इसके अलावा हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, पेनक्रियाज में किसी भी तरह का ट्रॉमा या इंजरी होना, पेनक्रिएटिक ट्रॉमा या इंजरी, कारण रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या एंडोस्कोपिक प्रोसीजर कर रहे हैं आप, ERCP। इसके अलावा पेनक्रिएटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, पेनक्रिएटिक डक्ट में रुकावट आना, पेनक्रिएटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्शन, पेनक्रिएटिक इन्फेक्शन, यह भी इसका कारण हो सकता है। पेनक्रिएटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन और पेनक्रिएटिक इन्फेक्शन, इनकी वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा रिस्क फैक्टर में शामिल करें अपन, ओबेसिटी भी आ सकता है, ओबेसिटी भी आ सकता है। एबनॉर्मल पैराथायरॉयड फंक्शनिंग, एबनॉर्मल पैराथायरॉयड फंक्शनिंग, जिससे कैल्शियम का लेवल इंपेयर्ड होगा और हाइपरकैल्सीमिया होने की वजह से यह कंडीशन डेवलप हो सकती है। जो मेन याद रखने वाले पॉइंट हैं वो इन दोनों को याद रखें आप। इसके अलावा जो निकोटीन यूजर हैं, बोले तो खासकर स्मोकर, उनमें भी इसके एपिसोड देखे गए। जो वास्तविक रीजन है वो अननोन है, बट यदि स्मोकिंग करने वाले में ये एपिसोड आते हैं तो अगर वो अल्कोहल नहीं लेता, केवल स्मोकिंग करता है, तो फिर अवॉइड करने की अपन सलाह देते हैं। तो दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद पेनक्रिएटाइटिस। बोर्ड पर लिखे हुए सारे के सारे शब्दों को लॉजिकली मैंने आपको समझा दिया। दो परिस्थितियां हो सकती हैं, जानलेवा हो जाएगा यदि ऑटो डाइजेशन हो रहा है, और सेल्फ लिमिटिंग होगा यदि ऑटो डाइजेशन नहीं हो।
यहां अपन बात करें व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेनक्रिएटाइटिस, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेनक्रिएटाइटिस, पेनक्रिएटाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी? तो द कंडीशन ऑफ पेनक्रिएटाइटिस अकर ड्यू टू द ऑटोडाइजेशन ऑफ पेनक्रियाज, द कंडीशन ऑफ पेनक्रिएटाइटिस अकर ड्यू टू द ऑटोडाइजेशन ऑफ पेनक्रियाज by its own enzyme, by its own enzyme। अच्छा, ये एंजाइम वैसे भी तो डेली सीक्रेट होते हैं, फिर क्यों नहीं करते? क्योंकि एक्टिवेट नहीं होते, एक्टिवेट नहीं होते। यदि ये पेनक्रियाज में ही डेली एक्टिवेट होने लगे तो पेनक्रियाज का डेली डाइजेशन होने लग जाए। यह कंडीशन डेवलप होती है ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ पेनक्रिएटिक एंजाइम इनसाइड द पेनक्रियाज, पेनक्रिएटिक एंजाइम इनसाइड द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रिएटिक एंजाइम के एक्टिवेट होने की वजह से ऑटो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर से बता रहा हूं, ऑटो डाइजेशन क्या तीनों तरह के एंजाइम करेंगे या केवल और केवल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम करेंगे? तो आंसर है केवल और केवल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के द्वारा होगा। अगला पॉइंट, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेनक्रिएटाइटिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेनक्रिएटाइटिस। नंबर 1, सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन। इसके फीचर कहां पर होगा ये? विच अकर इनटू द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। किस तरह का होगा ये? नाइफ लाइक स्टेबिंग नेचर का होगा। कब बढ़ जाएगा ये? अगर आप फैटी मील लेते हैं। द पेन हैज बीन इंक्रीज विद फैटी मील, फैटी मील लेने के बाद यह पेन बढ़ जाएगा। इसमें डेवलप हो जाएगा रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन। It is the most important symptom of pancreatitis। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में दर्द होगा, नाइफ लाइक स्टेबिंग नेचर का दर्द होगा, फैटी मील लेने पर बढ़ जाएगा, एब्डोमेन रिजिड बोर्ड लाइक हो जाता है। इसके अलावा और सिम्टम डेवलप होंगे, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, साथ में फीवर, टेकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन। साथ में यदि इन्फेक्टिव हो गया तो फीवर हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं बिलियरी सिस्टम में रुकावट है तो इंसान को जॉन्डिस भी होगा। ग्लूकोज का लेवल पॉसिबिलिटी है बढ़ सकता है अगर बीटा सेल ज्यादा नष्ट हो गई हैं तो, और कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है। बोले तो हाइपोकैल्सीमिया, जिसमें टिटेनी या जर्की मूवमेंट लाइक सिम्टम अपीयर हो जाएंगे, जो इस बात का संदेश है कि हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो गया। ये सारे के सारे फीचर डेवलप होंगे। उसके अलावा अपन बात करें, इंसान को आज पेनक्रिएटाइटिस हुआ, दर्द बहुत भयंकर नहीं था, उसने सुबह ही खाना खाया है। कल आप उसके स्टूल का एग्जामिनेशन करो तो फाउल स्मेल वाला स्टूल होगा, जस्ट लाइक ग्रिस लाइक, जैसे ग्रिस आता है इसकी तरह इसमें फाउल स्मेल आएगी। एनालिसिस करें तो वहां पर अनडाइजेस्टेड फैट उसमें प्रेजेंट होंगी, और स्टूल में फाउल स्मेलिंग स्टूल, अनडाइजेस्टेड फैट का प्रेजेंट होना,
कंडीशन का नाम है स्टीटोरिया। कंडीशन को नाम देते हैं स्टीटोरिया। बोले तो अनडाइजेस्टेड फैट आर प्रेजेंट इन स्टूल। अनडाइजेस्टेड फैट आर प्रेजेंट इन स्टूल। और लास्ट में यदि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है रेट्रोपेरिटोनियल, तो अम्बिलिकल के चारों तरफ ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। बोले तो कुलन साइन, और फ्लैंक में डिस्कलरेशन होना, इट इज द टर्नर साइन। तो यह कुलन साइन और टर्नर साइन देखे जाते हैं। पेनक्रिएटाइटिस में देखें 4 मेन साइन हैं जिन पर क्वेश्चन आता है। 2 साइन यहां पर हो गए, कुलन साइन और टर्नर साइन। 2 और बचे हैं, राउसिंग साइन और मर्फी साइन, जो अपेंडिसाइटिस और कॉलीसिस्टाइटिस में होते हैं। तो ये परिभाषा से लेकर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तक का पोर्शन हो गया। तो इसको सिस्टमेटिक देखें, अपन ने क्या क्या पढ़ा है। 2 चीजें अभी बची हुई हैं। परिभाषा देख लो, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज इज नोन एज पेनक्रिएटाइटिस विच मे बी एक्यूट और क्रॉनिक। द एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस टेक्स 1 or 2 weeks to heal, and when there is a recurrent episode of pancreatitis, the condition is considered as chronic pancreatitis. The most common cause of acute pancreatitis is cholelithiasis, और chronic का cause होगा alcoholism। इसकी जो कंडीशन है वह 2-4-5 दिन में ठीक होने वाली नॉर्मल बीमारी भी हो सकती है और जानलेवा भी हो सकती है। एटियोलॉजी में बनने वाले क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज, तो अल्कोहल। मेल में पूछा जाए तो अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल का इस्तेमाल ज्यादातर मेल करते हैं। फीमेल में पूछा जाए तो गॉल ब्लैडर में स्टोन, क्योंकि गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की संभावना फीमेल में ज्यादा है। एक्यूट का पूछा जाए तो गॉल ब्लैडर में स्टोन, और क्रोनिक का पूछा जाए तो अल्कोहलिज्म। बाकी सारे कॉमन कॉज इस तरीके से हैं, अल्कोहल, कोलिलिथियासिस, कोलिडोकोलिलिथियासिस, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, पेनक्रिएटिक ट्रॉमा या इंजरी होना। पेनक्रिएटिक ट्रॉमा या इंजरी होना किसकी वजह से? आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या एक प्रोसीजर करते हैं अपन एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। उसके अलावा पेनक्रिएटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, पेनक्रिएटिक इन्फेक्शन, ओबेसिटी, एबनॉर्मल पैराथायरॉयड फंक्शन और स्मोकिंग भी इसका कारण दिया जाता है। पैथोफिजियोलॉजी, in the case of pancreatitis there is a autodigestion of pancreas by its own enzyme which occur due to the activation of pancreatic enzyme, especially the trypsin inside the pancreas which cause autodigestion of pancreas। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहला सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होगा, नाइफ लाइक स्टेबिंग पेन होगा, फैटी मील लेने के साथ बढ़ जाएगा। इसमें रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन डेवलप हो जाता है। इसके अलावा फीचर हैं एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, जॉन्डिस, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। उसके अलावा स्टीटोरिया, अनडाइजेस्टेड फाउल स्मेलिंग अनडाइजेस्टेड फैट जिस स्टूल में प्रेजेंट होगी और फाउल स्मेलिंग होगी उसको स्टीटोरिया बोलते हैं। और रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग की वजह से अम्बिलिकल एरिया और फ्लैंक पर रेडिश ब्लूइश डिस्कलरेशन होना कुलन साइन और टर्नर साइन कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो ये सारे के सारे कंसेप्ट हो गए, डेफिनेशन से लेकर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तक आपको समझ में आ गया। ये देख लें आप, ये अम्बिलिकल एरिया है। पेनक्रिएटाइटिस वाले मरीज में इस तरह का रेडिश ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। इसी कंडीशन का नाम है कुलन साइन। और ये वाला एरिया है जिसको फ्लैंक कहा जाता है। इसमें डिस्कलरेशन हो गया रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग होने की वजह से, तो इसको नाम दिया जाता है टर्नर साइन। तो दीज आर द कुलन साइन एंड टर्नर साइन। इज दैट क्लियर? तो यहां परिभाषा से लेकर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तक के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए। सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं या बनते हैं उनका जवाब आपको मिल गया। अब 2 मेजर पोर्शन बचे हैं, उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिनका नाम है डायग्नोसिस ऑफ पेनक्रिएटाइटिस
एंड मैनेजमेंट ऑफ पेनक्रिएटाइटिस। चूंकि टाइम ओवर हो चुका है तो आज के अभी के लिए इतना ही। डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। इज दैट क्लियर? भले से फिर से आप ये शुरू में थोड़ा बहुत भूल गए हैं तो यहां रोक कर भी देख सकते हैं कि क्या चीज समझाई गई है। यहां एक और विशेष बात आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिन नोट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भी तरीके के उपलब्ध हैं, उनसे ज्यादा मैटर यहां पर दिया जा रहा है। तो जो नोट्स आपके पास उपलब्ध हैं, जो एडिशनल चीजें यहां पर बताई जा रही हैं, आप उनमें ऐड कर सकते हैं। आप उनमें ऐड कर सकते हैं। किसी भी टाइम पर आपको नई चीज लगे तो वीडियो लेक्चर को रोककर आप उन नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। उनसे ज्यादा ही मैटर यहां मिलेगा, कम आपको नहीं मिलेगा। तो ये पेनक्रिएटाइटिस की मैकेनिज्म है, ये इसके कॉज हैं। क्यों कॉज होता है ये उसका कारण है। अल्कोहल से क्यों होता है, स्टोन से क्यों होता है, पेनक्रिएटाइटिस मेल फीमेल में कौन सा कारण है, हाइपरकैल्सीमिया से क्यों होता है और हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो जाता है, हाइपरलिपिडीमिया से क्यों होता है, ये सारे कारण हो गए, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। इज दैट क्लियर? तो आज के अभी के लिए इतना ही। कल अपन फिर से मिलते हैं और डायग्नोसिस और मैनेजमेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।